जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी में। हमको आज पढ़ना है क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 जो इसका लेसन का नाम है। हमको इस लेसन में पढ़ना है। इसमें हमको ये सवाल बिल्कुल आसान होते हैं, इन सवालों को करना बहुत आसान होता है। ये क्या है, इसमें हमको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस लेसन का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें चर कितने होंगे? दो होंगे। हमेशा इसमें भी जितने भी उनका एक समीकरण बनेगा और उसमें कितने चर होंगे? दो होंगे। दो चर कैसे होंगे? जैसे मान लीजिए 3x होगा और प्लस 4y मान रहे हैं, केवल क्या है बराबर मान लेंगे 0। तो यहाँ हमेशा दो चर होंगे। ये क्या है, इस प्रश्नावली में है। इस प्रश्नावली को हम क्या नाम है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नाम है। इसमें हमेशा क्या होंगे? दो चर होंगे और उन समीकरणों को हमको हल करके मान को निकालना रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या है, इस पार्ट का नाम तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका जो पहला अभ्यास है वो कौन सा है? एक्सरसाइज 3.1, जिसमें हमको चर्चा करनी है। इसमें क्या करना है? इसमें हमको पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और फिर उनका ग्राफीय निरूपण भी करना है। तो चलिए हम सवाल करते हैं कि कैसे ग्राफीय निरूपण उसका होगा और कैसे उसका ग्राफीय निरूपण होगा और कैसे हम उसका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें कह क्या रहा है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अब देखिए ये सवाल जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, इनको करना भी आसान होता है। केवल ये सवाल पढ़ने पर हमको पता नहीं क्या लगता है कि ये 7 गुना कह रहा है, 7 वर्ष पहले कह रहा है, 7 वर्ष बाद कह रहा है। इन चीजों को समझने में हमको कठिनाई होती है, तो हमको ये लगता है कि सवाल ही कठिन है, जबकि सवाल बहुत आसान होता है। अगर आप सवाल पे ही रहें और सवाल में दिए गए स्टेप जो दिए गए हैं उनको आप फॉलो करते चलिए तो सवाल बिल्कुल आसानी से आपका लग जाएगा। सवाल कोई कठिन नहीं है, केवल आपको लगता केवल कठिन है। तो अगर आप इसको सावधानी पूर्वक सारे सवाल, अगर आप जो सवाल कह रहा अगर उसी वे में आप चलते रहे तो आप सवाल डेफिनेटली सही ही करके आएंगे, आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो अगर आपको सवाल सही करना है तो आपको क्वेश्चन ही सही से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप उसे ही समझ गए, तो 50% सवाल आप उसी समय हल कर ले जाएंगे। इस वाले जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसमें सबसे ज्यादा मायने रखता है सवाल क्या कह रहा है। अगर आपको सवाल समझ में आ गया, इसका मतलब आपने आधा पर सवाल उसी समय कर लिया है, आधी ही मेहनत आपको करनी है। तो चलिए देखते हैं इसमें हमको करना क्या है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को हमको बीजगणितीय और ग्राफीय दोनों रूपों में हमको व्यक्त करना है। तो चलिए इनको हम व्यक्त कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। इसमें करना क्या है, पहले हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए देखिए आफताब की और उनकी पुत्री की आयु कहीं एक्चुअल आयु नहीं दी गई है। पूरा सवाल आप पढ़ लीजिए, 7 गुने 7 अधिक यही सब 3 गुना 3 वर्ष यही बाद, ये सारी चीजें चर्चा की गई है, लेकिन कहीं एक्चुअल आयु नहीं दी गई है। तो जब एक्चुअल आयु नहीं दी गई है, वास्तविक आयु, तो हम मान लेंगे कि माना, मैथ में क्या किया जाता है, चीजों को मान लिया जाता है। जो चीजें सवाल में नहीं दी होती उनका हमको प्रूफ करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, मान लेते हैं। मैथ वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो मानने में आगे हो जाते हैं, मतलब उनको एज्यूम करने की क्षमता उनकी ज्यादा होती है। तो माना संख्या क्या हो जाएगी, माना संख्या नहीं, माना यहाँ आफताब की आयु क्या होगी, आफताब की आयु वो हम मान लेते हैं कितनी है, x वर्ष है। कितनी है, x वर्ष। और फिर पुत्री की भी आयु मान लेते हैं, पुत्री की आयु वो कितनी है, y वर्ष है, y वर्ष है। क्योंकि देखिए इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, तो इसको हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में ही व्यक्त करना पड़ेगा, तभी हम उसको कर पाएंगे। तो देखिए अब हमने मान लिया है, अब जो सवाल कह रहा है उसी के हिसाब से चलेंगे, जो सवाल कह रहा है उसके हिसाब से। तो प्रश्नानुसार डाल देते हैं, प्रश्न के अनुसार, जो अब सवाल कहेगा हमको उसी के अनुसार चलना है, प्रश्नानुसार। तो देखिए अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो चलिए पहले 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लेते हैं, पहले 7 वर्ष पहले दोनों की आयु निकाल लेते हैं। तो माना
माना नहीं, आफ्ताब की 7 वर्ष पहले है, आफ्ताब की 7 वर्ष पहले आयु। तो अब देखिए हमने आफ्ताब की आयु यहाँ कितनी मानी है, x मानी है, तो 7 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी होगी, तो जितनी अभी है x माना है उसी में से 7 घटा देंगे तो हमको 7 वर्ष पहले की आयु पता चल जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी आयु है 40 वर्ष और 7 वर्ष पहले उसकी आयु की बात करेंगे, तो 7 वर्ष अगर हम पहले किसी व्यक्ति की आयु की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 40 में से क्या करेंगे, 7 घटा देंगे तो हमको उसकी एक्चुअल आयु पता चल जाएगी। तो अगर यहाँ मान लेते तो 40 में से 7 जाएगा तो कितना 33, लेकिन यहाँ हमको एक्चुअल आयु पता ही नहीं, हमने उसको माना है x, तो उसमें 7 वर्ष पहले, तो हम x में से क्या करेंगे 7 को घटा देंगे। अब पुत्री की भी आयु कर लेंगे, पुत्री की आयु 7, तो 7 आफ्ताब की 7 वर्ष पहले आयु, तो पुत्री की लिख देंगे यहाँ, पुत्री की 7 वर्ष, पुत्री की 7 वर्ष पहले आयु, तो पुत्री की आयु पहले कितनी है y है और उसका भी 7 वर्ष पहले, तो y माइनस 7 कर देंगे। अब देखिए ये तो दिया गया है, ये प्रश्नानुसार नहीं, ये तो दिया गया है, दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नानुसार करते हैं, प्रश्न के अनुसार। अब देखिए 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, कौन कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है। आफ्ताब कह रहा है कि 7 वर्ष, अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो कौन था 7 गुनी आयु का, उनका पिता था, मतलब आफ्ताब खुद था। 7 वर्ष पहले 7 गुना किसकी आयु थी, आफ्ताब की आयु थी। किससे वो कह रहा है, पुत्री से कह रहा है, तो 7 गुना किसकी आयु, अरे कौन बड़ा है, पिता बड़ा होगा या पुत्री बड़ी होगी, तो ऑब्वियसली पिता ही बड़ा होगा, तो किसकी आयु 7 गुना ज्यादा होगी, पिता की आयु सबसे 7 गुना ज्यादा होगी। तो पहले इसको हम लिखते हैं इस तरह, देखिए x माइनस कितना लिख देते हैं 7, ये किसकी आयु है, पिता की आयु, बराबर हम करेंगे पुत्री की आयु y माइनस 7। अब देखिए हमने किस में लिखा है, बराबर में लिखा है, हमने किस में लिखा है, बराबर में। तो देखिए पिता की आयु पहले से ही 7 वर्ष अधिक है, पुत्री की आयु कम है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए जो 7 गुना की बात की गई है, 7 गुने की बात, तो उसका हम 7 गुना किधर करेंगे, पिता तो पहले से ही 7 गुना अधिक है और इधर हमने बराबर में पुत्री की आयु लिखा है, तो ये अभी तो बराबर नहीं है क्योंकि पिता 7 गुना ज्यादा है, तो इसमें हम 7 का गुणा किसमें कराएंगे, इधर वाले में कराएंगे कि पुत्री की आयु की उसकी क्या हो जाएगी बराबर। अब अगर इसको हम करें तो एक तरह से पिता की आयु 7 वर्ष पहले जब उसकी आयु उसको 7 में घटाएंगे और पुत्री की आयु में से 7 घटाएंगे, उसमें 7 से गुणा कराएंगे, तो वो दोनों उन दोनों की आयु क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो इसका मतलब बराबर हो जाएगी। तो हम गुणा किसमें कराएंगे, इधर वाले में कराएंगे। अब देखिए x माइनस 7 ये ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा, देखिए इसका गुणा अंदर होगा तो ये हो जाएगा 7y, एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें, कितना हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा। अब देखिए इधर ले आते हैं, मतलब चर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं और अचर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो चर वाले इसमें देखिए कौन कौन से हैं, चर वाले हैं 7y, उधर है x, तो x को इधर रहने देते हैं, 7y को इधर ले आते हैं, तो x माइनस 7y बराबर हमारा हो जाएगा, ये माइनस 49 ऐसे रहेगा और ये 7 इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में, इधर जाएगा तो प्लस में ही हो जाएगा। तो अब देखिए x माइनस 7y और बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ बचेगा माइनस 42 बचेगा, कितना बचेगा माइनस 42 बचेगा। अब देखते हैं आगे, ये मिल गया हमको समीकरण पहला, कौन सा समीकरण मिल गया, ये समीकरण हमको मिल गया, पहला समीकरण हमको मिल गया है। देख लेते हैं आगे, हाँ 7 वर्ष पहले की है, 7 वर्ष इधर से 7 से गुणा करा दिए, x माइनस 7 इधर हो गया और इधर 7 से गुणा हुआ तो ये इधर आया तो प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया, और ये 49 माइनस में ही रहा तो वो माइनस में ही था, 7 को इधर माइनस में था, इधर हमने लाया तो प्लस में हो गया, तो माइनस वैल्यू, ये मिल गया हमको समीकरण पहला। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ देखते हैं। अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ कहते हैं अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो देखिए जब पहले की बात करेंगे तो माइनस करेंगे और जब बाद की बात करेंगे तो प्लस करेंगे। यहाँ पहले की बात की थी इन्होंने तो हमने 7 घटा दिया था, बाद की बात करेंगे तो 3 जोड़ देंगे, तो कितना 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी x
एक्चुअल वाई हमने माना कितना है x है, तो 3 वर्ष बाद मतलब जैसे अभी मान लीजिए आप 12 साल के हैं और 3 वर्ष बाद आपसे पूछा कितना साल का हो जाओगे, तो 3 आप जोड़ोगे ही ना, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। तो हम क्या करेंगे, उनकी जो एक्चुअल आयु है उसी में तो 3 जोड़ देंगे, तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु हो गई आफ्ताब की आयु, और 3 वर्ष बाद ही किसकी आयु, पुत्री की आयु हो जाएगी, पुत्री की आयु वो भी कितनी हो जाएगी, उनकी आयु y प्लस a कितना हो जाएगा 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद में तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाओगे, तो कौन रह जाएगा, पिता रह जाएगा। पिता ये सारी बातें कह रहा है कि कौन रह जाएगा, तो पिता 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों की आयु पहले बराबर करेंगे, x प्लस 3 और y प्लस 3। तो 3 गुना कौन रह जाएगा, रह तो जाएगा पिता, कौन रह जाएगा, रह तो जाएगा पिता, लेकिन गुणा किसमें कराएंगे, पुत्री वाले में कराएंगे, पुत्री वाले में गुणा करा देते हैं 3 से। कितने गुना रह जाएगा, 3 गुना, कितने गुना रह जाएगा 3 गुना, इसीलिए किसमें गुणा करा देंगे 3 से। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा, इधर जब गुणा होगा तो 3y प्लस 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा x माइनस 3y, ये इधर प्लस में चर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, अचर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये इधर प्लस में था इधर आया तो माइनस में हो गया, और यहाँ 9 ही रहेगा, और ये 3 अगर इधर प्लस में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 9 माइनस 3। तो x माइनस कितना हो जाएगा 3y और बराबर ये हो जाएगा 9 में से 3 गया तो कितना बचा हमारा 6, कितना बचा 6। इसी को मान लेते हैं समीकरण, तो मान लेते हैं। अब देखिए, अब हमको करना है इसका ग्राफीय निरूपण। हमने क्या निकाल लिया, बीजगणितीय रूप हमने निकाल लिया है, बीजगणितीय रूप हमने निकाल लिया है। अब हमको इसका ग्राफीय रूप में भी इसको व्यक्त करना है। तो एक काम करते हैं, आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमको 2 समीकरण यही जो मिले हैं इन्हीं से मतलब है आगे के सवाल करने के लिए। तो यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम और सारा मिटा देते हैं, यही 2 समीकरण से हमको आगे बढ़ना है। अरे वो मिटा लिए समीकरण, समीकरण क्या आया था हमारा, समीकरण हमारा आया था x माइनस 3y और बराबर कितना आया था, x माइनस 3y बराबर हमारा आया था 6, यही तो आया था। हाँ तो इसको यहाँ लिख देते हैं, ये भी मिटा देते हैं। यहाँ x माइनस कितना आया था, x माइनस 7y और बराबर कितना आया था, तो आया था माइनस 42 आया था, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण हमारा क्या आया था, वो आया था, इधर लिखते हैं और थोड़ी जगह लेते हैं, x माइनस 7y और बराबर कितना आया था, माइनस 42 आया था। ये पहला समीकरण आया था, ये कौन सा था पहला, और दूसरा समीकरण हमारा कौन सा आया था, तो वो आया था x माइनस 3y और बराबर कितना आया था, तो वो आया था 6 आया था, कितना आया था 6 आया था। तो आगे देखते हैं, अब ये समीकरण हमारा कौन सा था 2। अब इन दोनों समीकरण से हमको मान निकाल के ग्राफ बनाना है। तो पहले देखते हैं, यहाँ x को यही रख देते हैं, किसी एक वैल्यू को यहाँ रोकेंगे और वैल्यू को उधर ले जाएंगे। तो हम केवल 7y को रोकते हैं, किसको रोकते हैं, माइनस 7y को इधर रोकते हैं और इधर ले आते हैं माइनस 42। और ये देखिए इधर आ गया, ये x इधर था, इधर आया तो किसमें हो गया, माइनस में हो गया, माइनस में। अब देखिए माइनस 7y, अब हम यहाँ से अब x की वैल्यू लेना चालू करेंगे, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू लेंगे और 2 2 मान सबका निकालेंगे। कितने मान, 2 2 मान निकालेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ बना लेते हैं एक बॉक्स, क्या बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं एक बॉक्स बना लेते हैं, ऐसे एक बॉक्स बना लेते हैं ऐसे, यहाँ लिख देते हैं x और यहाँ लिख देते हैं y। अब हम देखो x का मान लेंगे और यहाँ रखेंगे और y की वैल्यू निकलेगी। तो अगर हम x का मान यहाँ कितना ले लें, हमको इस तरह लेना है कि दोनों को, अब यहाँ देखिए एक चीज़ और होता है, माइनस 7y तो ये है ही, इसमें से 42 और जब माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7y बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 42 और प्लस कितना आ जाएगा x। अब हमको ऐसा मान लेना है कि जिससे 7 इसको जब जोड़े तो वो 7 से विभाजित हो जाएगी, 7 जो है इधर गुणे में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो हमको ऐसा मान लेना है कि जब हम बराबर के उधर ले जाएं तो वो डिवाइड हो जाए। तो अगर हम यहाँ x का मान कितना ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, कितना ले लें, x का मान हम ले लेते हैं 0। तो x का मान क्या ले लेंगे, x का मान, ये नहीं चल रहा है ठीक से, दूसरा हम मान कर लेते हैं, x का मान 0 रखने, x का मान 0 रखने पर,
तो जब जीरो रखेंगे, चलिए जीरो रखते हैं, तो 7y बराबर 42 और प्लस कितना हो जाएगा, x का मान हमने जीरो रखा है तो जीरो हो गया, तो 7y बराबर कितना आ जाएगा 42, तो y बराबर कितना आ जाएगा 42 और बटे ये देखिए इधर गुणे में इधर जाएगा तो इसमें हो जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 42 बटे कितना हो जाएगा 7, 7 छंग 42, तो y बराबर कितना आ गया 6, y बराबर कितना आ गया 6, तो इसका मान देखिए जीरो और गामा कितना आ गया 6। हमने x का मान जीरो लिया था तो y का मान कितना आया 6, x का मान जीरो लेने पर y का मान कितना आया 6। ये समीकरण यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ कर देते हैं x माइनस 3y और बराबर ये कितना आया है 6। अब देखिए इसका एक मान निकल आया और एक मान निकालेंगे, दो दो मान निकालेंगे कि आसानी रहे। फिर आगे बढ़ते हैं, अब की बात यही वाला समीकरण लेंगे, यहाँ वाला 7y बराबर कितना 42 और प्लस x, यही था। अब की बात हम कितना ले लें, यहाँ अगर हम x का मान 7 ले लें तो 42 और 7 कितना हो जाएगा 49, और 7 जब इधर बटे में जाएगा तो 7 49 कट जाएगा, तो हमको आसानी हो जाएगी। तो हम x का मान कितना ले लें, यहाँ हम लेंगे x का मान कितना ले लें 7 ले लें, किसका मान x का मान 7, तो यहाँ लिख देते हैं x का मान 7 रखने पर, तो रख देते हैं x का मान, तो 7y बराबर कितना हो जाएगा 42 और प्लस 7, तो 7y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 42 और 7 कितना हो गया 49, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 49 बटे 7, 7 बटा कितना हो जाएगा 49, तो y बराबर कितना आ गया 7, y बराबर कितना आ गया 7। इसका मतलब हमने x का मान जब 7 दिया तो y का मान भी कितना आया 7, तो ये मिल गया हमको पहले समीकरण के लिए। किसके समीकरण के लिए मिला है, ये पहले समीकरण के लिए। अब आते हैं अपने दूसरे समीकरण पर, किस पे आते हैं दूसरे समीकरण पर, यहाँ भी मान रख के ही निकालना है, तो यहाँ भी एक बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, दो मान इसका भी निकाल लेंगे x और y का। तो देखिए इसमें भी पहले इसको सीधा करेंगे, तो देखिए इसमें किसको ले जाने पर फायदा है, किसको ले जाने पर फायदा है, तो इसमें हम अगर माइनस इसमें x को रहने देते हैं और 6 और इसको कर देते हैं प्लस 3y, ठीक है। अब हम इसका मान रखना चालू करते हैं, तो देखिए x का मान, x का आपकी बार हम किसका मान रखेंगे y का रखते हैं, जिसको इधर ले गए हैं उधर वाले में ही मान रखेंगे, तो x को तो यहाँ रहने देते हैं, y का मान कितना ले लेते हैं, y का मान हम मान लेते हैं पहले 0, तो x प्लस 3 गुणे कितना हो जाएगा, y का मान 0 रखने पर x बार यहाँ लिख देते हैं y का मान 0 रखने पर, तो चलिए रख देते हैं y का मान हमने जब 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया 6 और प्लस 3 0, तो 0 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 6, तो y का मान 0 रखने पर x का मान कितना आया है 6। फिर यही समीकरण x बराबर 6 प्लस 3y, अब की बार हम x का मान 1 ले लेते हैं, y का मान जो इधर रहेगा उसका मान लेंगे, y का मान हम अगर 1 ले लेते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 गुणे 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 और 3 एकम 3, तो x बराबर 6 3 9, तो कितना आ गया, कितना आया 9, y का मान 1 लेने पर x का मान कितना आया तो 9 आ गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हमको इन दोनों बॉक्स से काम है। सवाल लंबा है लेकिन अगर आप सही से करते चलेंगे तो आसानी से हो जाएगा, चीज़ों को समझते चलिए, आसानी से कीजिए तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हमको जब दोनों मान पता चल गए हैं, पहले समीकरण का और दूसरे समीकरण का, पहले समीकरण का और दूसरे समीकरण का, ये किसका है, ये है हमारा मान दूसरे समीकरण का है, और पहले समीकरण का भी मान यही लिख लेते हैं कि आसानी रहे। पहले समीकरण में क्या आया, पहले वापस बना देते हैं, x और y का हमने मान लिया है, x का मान पहले 0 लिए हैं तो कितना आया y का मान 6, और x का मान 7 लेने पर y का मान कितना आया है 7 आया है, ये बॉक्स हमने इधर बना दिया। अब हमको इसका ग्राफीय निरूपण करना है, क्या करना है ग्राफीय निरूपण, तो ग्राफीय निरूपण हम किस पर करते हैं, कार्तिकीय तल पर कहते हैं, कार्तिकीय तल पर, और जो एक ग्राफ मिलता है पुस्तक वाली दुकानों पर वो ग्राफ में हम ग्राफीय निरूपण करते हैं, लेकिन वो तल कैसा होता है कार्तिकीय तल, उसमें क्या होता है, इसको हम पिछली वीडियो में इसकी हमने चर्चा की है, यहाँ पर चर्चा करने का मतलब है कि आपको एक रिकैप मिल जाए, अगर आपने नहीं पिछला वीडियो देखा है तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि डीप में वहाँ बताया गया है, यहाँ पर हम आपको केवल निर्देशांक बता के ही छोड़ देंगे। देखिए जो पहला चतुर्थांश होता है इसमें इधर 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 और ये
देखिए इसमें एक x अक्ष होता है और इसी का x डैश हो जाता है, यहाँ एक y अक्ष होता है और यहाँ y डैश हो जाता है। तो इसमें अक्ष कितने होते हैं? 2 अक्ष होते हैं और चतुर्थांश कितने बनते हैं? 4। और जहां पर ये दोनों बिंदु काटते हैं वहां क्या बनता है? मूल बिंदु। क्या बनता है? मूल बिंदु बनता है। पिछली वीडियो में इसकी चर्चा हमने की है, इसलिए जल्दीबाजी में बता देने की आपको ना समझ में आया हो तो थोड़ा बहुत समझ लीजिए। और जो यहाँ बिंदु होता है, जो बीच का बिंदु होता है, उसका निर्देशांक होता है 0, 0। तो और इसमें देखिए दो अक्ष मिलकर x अक्ष और y अक्ष मिलकर कितने चतुर्थांश बनाते हैं? तो 4 चतुर्थांश। ये होता है प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। तो प्रथम चतुर्थांश का जो निर्देशांक होता है, और देखो निर्देशांकों को हम जब कभी भी लिखते हैं, निर्देशांक जब हम लिखते हैं तो क्या होता है? हमेशा x और y का रूप होता है। मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी हमेशा पहले लिखी जाती है और y अक्ष पर चली गई दूरी हमेशा बाद में लिखी जाती है। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष पर चली गई दूरी का निर्देशांक, तो x अक्ष पर देखिए यहाँ पर कौन सा है? प्लस है प्रथम चतुर्थांश का, और y अक्ष वाला भी प्लस है, तो क्या होगा? माइनस कामा प्लस कामा प्लस होगा प्रथम चतुर्थांश का। द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक की चर्चा करें तो उसमें हमने बताया कि हमेशा x वाला पहले y वाला बाद में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस कामा प्लस, क्योंकि x अक्ष वाला क्या है? माइनस में, y अक्ष वाला क्या है? प्लस में। सब में x y अक्ष है, आप देखेंगे तो सब में आपको x y अक्ष मिलेगा, लेकिन हमको लिखना पहले कौन सा है? x अक्ष वाला और y अक्ष वाला बाद में। तीसरे चतुर्थांश का निर्देशांक देखिए तो यहाँ x वाला भी माइनस है और y वाला भी माइनस है, तो इसका निर्देशांक क्या बनेगा? y कामा माइनस, माइनस कामा माइनस। और फिर चतुर्थ चतुर्थांश का निर्देशांक देखें तो इसमें भी पहले x अक्ष वाला तो प्लस है यहाँ और माइनस वाला यहाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? प्लस कामा माइनस। तो ये है आपका एक कार्तिकीय तल। क्या है ये? कार्तिकीय तल। और इसमें हमको निर्देशांक हमेशा x y के रूप में लिखे जाने होते हैं। x का मतलब होता है x अक्ष पर चली गई दूरी, y का मतलब होता है y अक्ष पर चली गई दूरी। और निर्देशांक चिन्हों से हम पता लगाते हैं कि वो किस निर्देशांक का है। अगर कोई बिंदु दे दिया गया है, मान लीजिए 2,3 दे दिया गया है, बिंदु क्या दिया गया है? 2,3। अब हमसे पूछ लिया गया कि ये किस चतुर्थांश का है? किस चतुर्थांश का है? तो अब कितने चतुर्थांश हैं? 4, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। कितने हैं? 4 ही चतुर्थांश है, प्रथम द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ। अब इसमें से पूछ रहा है कि प्रथम चतुर्थांश अभी दे दिया हमको बिंदु x, y के रूप में है, आप देख सकते हैं x, y के रूप में। अब देखिए दोनों प्लस में है, इसका मतलब ये किस चतुर्थांश के निर्देशांक होंगे? तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश का निर्देशांक होता है? प्रथम। तो ये किस चतुर्थांश में जाएंगे? प्रथम। अभी मान लेते यहाँ -3 कर देते। अब देखिए प्लस कामा क्या है? माइनस। अब हमसे पूछ लिए किस चतुर्थांश का निर्देशांक है, तो प्लस कामा माइनस किसका होता है? देखो दो तो प्लस में है, ये किसमें है? माइनस। तो प्लस कामा माइनस किसका होता है? तो ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश का। यहाँ दोनों माइनस कर देते तो ये तृतीय का हो जाता है। तो चिन्हों से हमको पता करना है कि वो किस चतुर्थांश में जाएगा। तो हमने इसकी चर्चा पिछली वीडियो में बहुत डीप में की है। अगर आपको चीजों को ज्यादा अच्छे से समझना है तो आप वहां समझ लीजिए। इसमें केवल हमको एक मोटा मोटा आपको हमने बता दिया है कि आपको ये सवाल करने में आसानी हो जाए। तो ठीक है, इसको और सब हम मिटा देते हैं क्योंकि हमको बनाना है ग्राफ इस सवाल के लिए। तो और सारी चीजें हम मिटा देते हैं, और सारी चीजें हम मिटा देते हैं, हमको केवल ग्राफ से मतलब है। तो चलिए अब ग्राफ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ग्राफ। चलिए हाँ, एक चीज और, ये जो हमने मान रखे निकाले हैं, ये मान कोई जरूरी नहीं कि हमने जो रख के निकाले हैं वही आप लिख दीजिए। मान आप कोई भी निकाल सकते हैं। ग्राफ बनाएंगे तो सवाल आपका सही ही बनेगा। कोई जरूरी नहीं कि जो हमने ग्राफ बना दिया तो सर जी ने कहा था कि यही ग्राफ बनाना, दूसरा बनाओगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमको जो सुटेबल मान लगा हमने वही रख के सवाल को सॉल्व कर लिया। आपको जो सुटेबल लगे मान रख के आप भी निकाल के लगा सकते हैं। सवाल में ये कार्तिकीय तल जो 2 चरों वाले निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें जो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इनमें हम ग्राफ बनाने में कोई जरूरी नहीं कि जो मान हमने लिया है आप वही लीजिए, आप कोई भी मान ले सकते हैं ग्राफ बनाने में। तब जैसे मान जब आसान लेते हैं तो ग्राफ बनाने में आसानी होती है, इसलिए मान हम इस तरह लेते हैं कि ग्राफ बनाने में आसानी हो, तो इस तरह के मान हम लिए जाते हैं। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है, ये कोई टीचर आपको सिखाएगा नहीं, ये चीजें आपको कोई नहीं सिखाएगा कि मतलब मान किस तरह लिया जाए। मान को अपने आप को विवेक के अनुसार लेना है कि चीजों को आप आसानी से कर ले जाएं। इस तरह का मान आपको लेना है कि चीजें आपको बिल्कुल आसानी से आप कर ले जाएं। इसलिए हमको मान उस तरह का मान लेना होता है अपने विवेक से कि हमको सवाल का ग्राफ बनाने में आसानी रहे। अब देखिए हम बिंदु लेते हैं, पहला ये है और दूसरा ये है। अब देखिए इसमें कोई भी दूरी चाहे x अक्ष वाली हो चाहे y अक्ष वाली हो, कोई माइनस में है नहीं है, सारी किसमें है? प्लस प्लस में है। सारी का कैसी है?
प्लस प्लस में है, इसका मतलब जब सारी दूरियां देखो 6 भी प्लस में है, 9 भी, 0 1 सब का क्या है प्लस में है, तो जब सारी दूरियां प्लस में है इसका मतलब ये किस चतुर्थांश का है, अभी हमने बताया है प्लस कामा प्लस किस चतुर्थांश का निर्देशांक होता है, तो वो प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक होता है। किस चतुर्थांश का? प्रथम चतुर्थांश का। इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा वो कहां से बनेगा? प्रथम चतुर्थांश में ही बनेगा, क्योंकि जो दी हुई दूरियां हैं वो किसमें है? प्लस में है। तो चलिए पहला जो हमने मान लिया है उसका ग्राफ बनाते हैं पहले समीकरण के लिए। पहला समीकरण कौन सा था? ये वाला। इसमें पहला बिंदु, इसमें देखिए 6 7, सबसे अधिकतम बिंदु कितना है? 9 है, और सबसे न्यूनतम बिंदु कितना है? वो 0 है। तो 0 तो यहीं पर होता है मेरु बिंदु के निर्देशांक। अब इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि हमको अधिकतम बिंदु 9 लेना है। 9 तो चलिए देखिए सारा प्रथम चतुर्थांश में बनेगा, इसलिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अधिकतम बिंदु कितने हैं? 9, तो 9 तक ही ले लेते हैं। फिर यहाँ इधर आ जाते हैं, 1 छोटा छोटा लेते हैं कि आसानी है, 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ आ जाता है 9। अब देखिए हमको बनाना क्या है? अब हमको बनाना है ग्राफ। तो पहले समीकरण वाला ग्राफ बनाते हैं। पहले देखिए दूरी कितनी है? 0, 6। 0, 6 मतलब x अक्ष पर कोई दूरी नहीं चली गई है, और y अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है? 6। x अक्ष पर कोई दूरी नहीं, x का मान कितना है? 0, और y अक्ष पर चली गई है कितनी दूरी? 6। तो देखिए x अक्ष पर कोई दूरी नहीं, इसका मतलब हमको x अक्ष, ये x अक्ष है, इधर हमको कहीं नहीं जाना। ये कौन सा अक्ष है? y अक्ष। x अक्ष पर हमको कहीं नहीं जाना, केवल कहाँ जाना है? y अक्ष पर 0, 6। तो 6 यहाँ पर कहाँ है? यहाँ है। तो वो बिंदु कहाँ बनेगा? 0, 6 कहाँ मिलेगा हमको? यहाँ मिलेगा 0, 6। और फिर दूसरा बिंदु लेते हैं। दूसरा बिंदु जब लेंगे तो वो कौन सा है? 7, 7। क्या है? 7, 7 मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी 7 और y अक्ष पर चली गई दूरी 7। तो x अक्ष पर चली गई दूरी देखिए, यहाँ से इसको लेंगे, देखिए 7 x अक्ष पर चली गई दूरी ये है 7, तो ये 7 वाला ऐसे बढ़ा लेंगे, और इधर भी y अक्ष पर भी चली गई दूरी कितनी है? 7, तो ये यहाँ बना देंगे। कहाँ बना देंगे? यहाँ। और इन सबको क्या करेंगे? मिटा देंगे। इन सबको मिटा देंगे, मिटा देते हैं। अब मिटाने के बाद में ये देखिए यहीं पर, यहीं से एक सीधी रेखा, ये सीधी रेखा में ये दोनों बिंदु क्या होंगे? एकदम समरेख होंगे, और यहीं से एक लाइन ऐसे खींच देंगे। और हाँ देखिए ये जो बिंदु हमने लिया था ये कौन सा था? 0, क्या था? 7, ये क्या था? 7 मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी भी 7 थी और y अक्ष पर चली गई दूरी 7 थी। तो ये हो गया हमारे पहले समीकरण का। और पहला समीकरण हमारा क्या था? x माइनस 7y को बराबर कितना था? -42। अब दूसरे समीकरण का लेते हैं। पहले समीकरण का हमने बना दिया, दूसरा समीकरण क्या लेते हैं? दूसरा समीकरण है हमारा 0, 6 मतलब x अक्ष पर कितनी दूरी? 6। x अक्ष पर कितनी दूरी? 6, और y अक्ष पर कोई दूरी नहीं। y अक्ष पर 0, तो वो बिंदु कहाँ होगा? यही होगा 0, 6। और दूसरी दूरी लेते हैं। दूसरी दूरी क्या है? 9, 1। कितनी है? 9, 1। तो 9, 1 वाला कहाँ है? यहाँ। 1 वाला यहाँ है, इसको ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे देखिए 9, 1 x अक्ष पर 9 दूरी, तो ये यहाँ होगा x अक्ष पर 9 दूरी, और y अक्ष पर नहीं, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, नहीं सही है, x अक्ष पर 6 दूरी, x अक्ष पर 6 दूरी है और y अक्ष पर 0 दूरी, तो y अक्ष पर कोई दूरी नहीं चली है। फिर क्या है? 1, 9। तो 1 देखते हैं कहाँ? 1 है हमारा x अक्ष पर, y अक्ष पर 1 और इस पर 9, तो ये x अक्ष पर 9 और y अक्ष पर 1, y अक्ष पर 1 चलना है और x अक्ष पर 9, तो x अक्ष पर 9, y अक्ष पर 1, इसको बढ़ाएंगे, यहाँ काटेंगे और इसको भी ऐसे मिलाते हुए एक सीधी रेखा ऐसे मिलाते हुए खींच लेंगे, और खींचेंगे तो ये भी बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा? एक रेखा बन जाएगी। वो कौन सा समीकरण हमने माना था? वो बना था हमारा x माइनस 3y और बराबर कितना बना था? 6। तो यही हो गया हमारा ग्राफीय निरूपण। यही क्या हो गया? हमारा ग्राफीय निरूपण। आप जब इसको ग्राफ में बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपका बन जाएगा। ग्राफ में लाइनें खींची हुई होती हैं, केवल पटरी से रख के पारना होता है। आप एक ग्राफ पेपर खरीद लीजिए, उस पर इस सवाल को करिए, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। कितने रुपए में? 3900 रुपए में 3 बल्ले खरीदे हैं और 6 गेंदें खरीदी हैं। बाद में उसने उसी प्रकार की एक बल्ला,
उसने उसी प्रकार का एक बल्ला तथा 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी है, 1300 रुपये में खरीदी है। और फिर क्या करना है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा दिया गया है, बल्ले की संख्या दी गई है, गेंद की संख्या दी गई है, लेकिन बल्ले की कीमत और गेंद की कीमत नहीं दी गई है। जो चीजें नहीं दी गई होंगी उन्हीं को मानेंगे, जो चीजें नहीं दी जाएंगी उन्हीं को हम मानेंगे। तो माना क्या जाएगा, तो जो चीजें नहीं दी गई उन्हीं को मान लेते हैं। तो मानते हैं बल्ले की माना हल देते हैं, माना बल्ले की कीमत कितनी है, मूल्य लिखिए बल्ले का मूल्य कितना है, x है। और गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य वो कितना हो जाएगा, y। अब हमको क्या प्राप्त करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त करना है। तो उसके लिए पहले आओ सारी चीजें करेंगे। 3 बल्ले और 6 गेंदे, तो पहले 3 बल्लों का दाम निकाल लेते हैं और 6 गेंदों का दाम निकाल लेते हैं। तो 3 बल्लों की कीमत कितनी होगी, 3 बल्ले की कीमत क्या का मूल्य, 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा। तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा, देखो एक बल्ले का मूल्य माना यहाँ क्या लिखते हैं, एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य कितना है, x। तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा, तो 3 गुणे कितना होगा, x होगा, और वो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो फिर कितनी है, 6 गेंदें, 6 गेंदों का मूल्य, तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य y है, तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 गुणे y हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6y। अरे मान लेते हैं एक गेंद का मूल्य कितना है, 2, एक बल्ले का मूल्य कितना है, 2, तो 3 बल्लों का मूल्य क्या होगा, तो 3 दूनी 6 होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, 3x में ही क्या कराया है, गुणा ही तो कराना है, तो हमने गुणा करा दिया। अब हम आते हैं प्रश्नानुसार। इन्होंने क्या कहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंदों को जब उन्होंने खरीदा तो उन्होंने कुल कितने रुपए दिए हैं, 3900। मतलब गेंदों का मूल्य जोड़ लिए हैं 6 और बल्लों का मूल्य जोड़ के कुल कितने रुपए दिए हैं, 3900। तो वही हम करेंगे, 3x उन्होंने गेंदों बल्ले का दाम दिया है और गेंदों का दाम दिया है 6y, और कुल मिला के उन्होंने दिया कितना, 3900। तो यही हो जाएगा हमारा समीकरण 1। आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने दूसरी स्थिति दी है, बाद में उसने उसी प्रकार का एक बल्ला और लिया है। तो फिर वही बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 1। तो एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 1। पुनः यहाँ लिख देंगे, पुनः एक बल्ले का मूल्य, तो देखिए हमने मान ही लिया है एक बल्ले का मूल्य, तो हमने एक बल्ले का मूल्य कितना माना है, 1। तो यहाँ 1 गुणे x कर देंगे और 1 का अंदर कितना हो जाएगा, x। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि 3 गेंदें खरीदी हैं। कितनी गेंदें खरीदी हैं, 3। तो 3 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 और गुणे कितना हो जाएगा, गेंदों का मूल्य कितना है, y। तो कितना हो जाएगा, 3y। कितना हो जाएगा, 3y। फिर प्रश्नानुसार, तो देखिए अब इन्होंने एक गेंद खरीदा, वो 3 गेंदें खरीदी और एक बल्ला खरीदा, और कुल मिला के कितने रुपए दिए, 1300। तो उसी को लिख देते हैं, एक बल्ला खरीदा और 3 गेंदें खरीदी और दोनों का मूल्य मिला के इन्होंने कितना दिया, 1300 रुपए दिए। कितने रुपए दिए, 1300 रुपए। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब फिर वही पुराना काम, अब समीकरण से हमको क्या निकालना है, इसका हमको ग्राफीय निरूपण करना है। तो इसमें मान रख के x और y की दो वैल्यू निकाल लेनी है और फिर उसी से हमको क्या बना लेना है, समीकरण। तो ये पहले समीकरण के लिए हम बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं x और यहाँ लिख देते हैं y। और फिर पहला समीकरण कौन सा था हमारा, 3x और प्लस 6y और बराबर कितना आया था, 3900। अब देखिए इसमें 3 से भाग करा सकते हैं, तो 3 से भाग करा देते हैं। 3 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ देखिए 3 यहाँ पर कॉमन कर लिए तो कितना हो गया, x प्लस 2y और बराबर यहाँ कितना बचा, 3900।
x प्लस 2y ऐसे ही रहेगा और 3900 के बटे हम कितना कर देंगे 3 कर देंगे और 3 से काटेंगे तो 3 का 9 3 3 3 का 9 और ये डबल जीरो आ जाएगा तो कितना आ जाएगा x प्लस 2y बराबर हमारा कितना आ गया 1300। अब किसी एक को इधर रोकेंगे और सारे को उधर ले जाएंगे तो हम किसको रोक दें कि आसानी हो जाए हमको तो हम 2y को रोकेंगे 2y को रोक लेते हैं 2y को रोकेंगे तो ये इधर चला जाएगा तो 1300 और माइनस में कितना आ जाएगा x कितना आ जाएगा x। अब हमने एक वैल्यू यहाँ रोक ली है अब x का मान रखना चालू करेंगे y का मान निकल आएगा x का मान रखना चालू करेंगे और y का मान निकल आएगा। तो चलिए मान निकालते हैं x का मान हम इस तरह लें कि जब 2 से बटे में उधर जाए तो उससे कट जाए। तो अगर हम यहाँ x का मान कितना ले लेते हैं x का मान हम यहाँ ले लेते हैं 500 तो 500 जब लेंगे तो 13 में से 500 जाएगा तो कितना बचेगा 800 और 8 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 तो कितना ले लेते हैं 500। तो y का मान x का मान कितना लेने का रखने पर हमने बताया ये आपके विवेक पर निर्भर करता है किस पर आपके विवेक पर कि आप सवाल किस आप कितना आसानी से कर सकते हैं कौन सा मान रखने पर कम मान आएगा और आसानी से सवाल हमारा लग जाएगा ये किस पर डिपेंड करता है तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो हमको इस प्रकार का मान लेना है कि वो दशमलव में भी ना आए तब भी बन जा सकता है लेकिन दशमलव में आएगा तो आपकी कठिनाई बढ़ जाएगी। तो आपको ऐसा मान लेना है कि आपकी कठिनाई ना बने और सवाल भी आपका आसानी से हो जाए। तो x बराबर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कितना करेंगे x का मान हम कितना ले लें अगर हम x का मान ले लेते हैं 500 तो चलिए लिख लेते हैं x का मान लिख लेते हैं x का मान 500 रखने पर चलिए रख लेते हैं तो 2y बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 1300 और माइनस 500 तो 2y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 800 कितना आ जाएगा 800। अब y बराबर कितना हो जाएगा 800 बटे ये 2 इधर बट गुणे में था इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 400 कितना आ गया 400। हमने x का मान कितना लिया था 500 तो y का मान कितना आया 400 y का मान कितना आया 400 ठीक है। अब एक वैल्यू हमको और निकालनी पड़ेगी एक वैल्यू हमको और निकालनी पड़ेगी तो उसको यहाँ देख लेते हैं एक वैल्यू यही वाला समीकरण लेंगे 2y बराबर कितना ले लेंगे 2y बराबर कितना 1300 नहीं 2y बराबर हाँ 1300 और माइनस में कितना है x यही वाला समीकरण लेंगे। अब की बार फिर हमको x की कोई ऐसी वैल्यू लेनी है कि फिर उसका मान निकल के आ जाए। तो अब की बार हम x का मान कितना ले सकते हैं अब की बार अगर हम x का मान ले लें कितना ले लें कि आसानी हो जाए। तो अगर हम x का मान ले लें 700 ले लें तो 13 में से 700 जाएगा तो कितना बचेगा 7 6 1300 तो y का मान कितना आ जाएगा 300 तो x का मान कितना ले लेते हैं 700 तो x बराबर 700 रखने पर देखिए जब यहाँ वैल्यू बड़ी होगी तो मान भी बड़े ही लिए जाएंगे कि आसानी रहे। 1 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा मान ली 1 ले लिया आपने तो 1300 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 1299 उसको बनाना आसान रहेगा नहीं रहेगा। तो ये हमने बताया है कि ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि हमको कैसा मान लेना है। तो ठीक है जिससे आपको आसानी हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं तो 2y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1300 और माइनस कितना 700 हमने x का मान कितना लिया है 700 लिया कितना लिया है 700। अब y का मान हमको निकल के आ जाएगा तो 2y बराबर कितना आ जाएगा 1300 में से 700 जाएगा तो कितना बचेगा 7 5 7 और 6 7 6 1300 तो कितना आ जाएगा 600। तो 2y बराबर कितना आ जाएगा तो y अब की बार y को यहाँ रखते हैं और 2 उधर ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा 600 बटे 2 तो कट के कितना आ जाएगा 300 कितना आ जाएगा 300। तो हमने जब x का मान 700 लिया है तो y का मान कितना आया है 300। तो पहले समीकरण के लिए हमारा ये तैयार हो गया पहले समीकरण के लिए हमको बॉक्स तैयार हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो। उसके बाद हम निकालते हैं इसका दूसरा मान कौन सा दूसरा समीकरण है हमारा x प्लस 3y बराबर 1300। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उसका भी मान निकालते हैं। इसका मान यहां से निकालते हैं चलिए देखते हैं x प्लस दूसरा समीकरण ये पहले समीकरण के लिए है। अब दूसरा समीकरण हमने यहाँ जो लिया था कौन सा था x प्लस 3y और बराबर में कौन सा था 1300 ये समीकरण कौन सा था दूसरा। अब इससे हमको x और y की वैल्यू निकालनी है जिससे ग्राफ बना सकें। तो x को यही रोकते हैं और 3y को नहीं 3y को रोकते हैं और x को उधर ले जाते हैं। यहाँ भी आपका विवेक निर्भर करता है यहाँ पर भी आपका ही विवेक निर्भर करता है कि किसको रोके किसको जाने दें उधर। मान आप चीज चाहे जिस तरह रखेंगे आ जाएगा लेकिन सवाल में कठिनाई हो जाएगी। तो यही इस सवाल को 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को देने का
मतलब ही है कि आपके बौद्धिक परीक्षण इससे होता है। आपका बौद्धिक परीक्षण होता है कि आपकी जो बुद्धि है वो कितनी आसानी से काम कर सकती है, आपकी तर्क शक्ति कितनी अच्छी है, आप मान यहाँ पर कितना आसानी से सवालों को सॉल्व कर ले सकते हैं। इसको देने का उद्देश्य ही यही है। नंबर लाने तो उद्देश्य अलग बात है ही, नंबर आप ले आएंगे, लेकिन जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मैंने पूरे अपने जीवन में a+b का होल स्क्वायर पढ़ा, लेकिन आज तक मुझे वो कहीं काम नहीं आया। मैंने जब से पढ़ना स्टार्ट किया क्लास 6 से, और मैंने रटना चालू किया, जब तक मैंने पढ़ाई की मुझे यही सिखाया गया a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, लेकिन इसका उपयोग कहीं नहीं सिखाया गया। तो इसका उपयोग करने में जीवन में आपको सिखाया नहीं जाएगा। आप कहीं भी थ्योरम नहीं लगाएंगे a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, लेकिन ये क्या करता है, ये आपकी बुद्धि को कुशाग्र बनाता है। चीज़ों को समझने के लिए आपको चीज़ों को ऐसा कोई थ्योरम जब आपके सामने प्रदर्शित होता है तो आपकी बुद्धि जो इतनी मंजी जा चुकी होती है इन सवालों को करने से, वो आपको बहुत आसानी हो जाती है। जैसे एक मजदूर भी क्या करता है, एक मजदूर को a+b का होल स्क्वायर नहीं पता होता। एक मजदूर है, उसको भी a+b का होल स्क्वायर नहीं पता होता, लेकिन तभी वो अपना जीवन क्या करता है, काट लेता है। और जिनको पता नहीं होता वो भी जीवन काट लेता है। लेकिन क्या आपने ये महसूस किया है कि जो मजदूर है उसकी बुद्धि और जो पढ़ा लिखा है उसकी बुद्धि एक समान है? हम इसमें किसी की मतलब आर्थिक मतलब इकोनॉमिक स्टेज को हम नहीं कह रहे हैं कि मतलब वो कोई गरीब है तो वो इसलिए गरीब है क्योंकि उस पर बुद्धि नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि कोई गरीब है तो उसके पीछे एक कारण हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि उसकी इकोनॉमी ही डाउन होगी, मतलब उसके पास बुद्धि नहीं है इसलिए है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। कई बार परिस्थितियां भी नहीं बनती उस प्रकार की कि व्यक्ति अमीर हो जाए, भले वो कुशाग्र बुद्धि का हो लेकिन संसाधन नहीं मिल पाते, उसके लिए परिस्थितियां भी जरूरी होती है। जैसे इलॉन मस्क जो हैं, वो इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीरतम व्यक्ति हैं, तो वो अमीरतम व्यक्ति हैं, लेकिन अभी वही अमेरिका के जो वो पैदा हुए अमेरिका में इसलिए इलॉन मस्क हैं। जेफ बेजोस हैं वो क्योंकि वहाँ हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी वहाँ के लोगों को सपोर्ट करती है ऐसा करने के लिए। अगर आप विज्ञान अनुसंधान करना चाहते हैं तो आपकी सरकार वहाँ मदद करेगी, लेकिन अभी यही इलॉन मस्क बुरुंडी जैसे देशों में पैदा होते जहाँ संसाधन ही उतने नहीं हैं, तो क्या इलॉन मस्क बन पाते? नहीं बन पाते। वो भी कहीं भीख मांग रहे होते या फिर कुछ ऐसे काम करते कि जिससे केवल उनके परिवार का पालन पोषण हो पाता। तो परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सवाल देने का मतलब ज़्यादा इधर उधर नहीं करते। इस सवाल को देने का मतलब यही है कि सवाल को देने का मतलब है कि ये आपकी बुद्धि को तेज करता है। सवाल को सॉल्व करने का यही मतलब है कि आप एक सामाजिक स्थान पर जब आप जाएंगे तो आप तर्क कर पाएंगे, चीज़ों को मतलब क्या करेंगे, लॉजिक उसमें ढूंढ पाएंगे, लॉजिकल क्वेश्चन पूछ पाएंगे, इसलिए सवाल दिया जाता है। अब ये किसी ने कह दिया कि हमने तो पूरे जीवन a+b का होल स्क्वायर पढ़ा लेकिन कहीं काम नहीं आया, तो काम नहीं आएगा वो चीज़ें, हालांकि काम नहीं आता है, लेकिन क्या है, उसको पढ़ाए जाने का या समझाए जाने का उद्देश्य यही होता है कि वो हमारी सोचने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। सोचने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल पे आते हैं, इधर उधर नहीं बढ़ते हैं। तो हमने क्या लिया है, 3y को इधर ले लिया है और x को उधर ले जाते हैं। तो 1300 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इधर x प्लस में था, इधर गया तो माइनस में, तो 13 ये कितना हो जाएगा। अब हमको x का मान ऐसे लेना है कि 300 डिवाइड हो जाए, कुछ मान ऐसे ही लेना है कि 3 से डिवाइड हो। अभी हम मान लेते हैं, अब x का मान यहाँ पर मान लेते हैं 400 ले लें, x का मान कितना ले लें, इसका भी बॉक्स बना देते हैं, बॉक्स बना देते हैं, हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा y, और हमको x का मान कितना लेना है। अब की बार हमको x का मान ऐसा लेना है कि ये 3y जो उधर जाए उससे कट जाए, तो x का मान कितना ले लेते हैं, 400 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 400। तो 3y बराबर कितना आ जाएगा, 1300 और माइनस 400, तो 3y बराबर कितना आ जाएगा, 1300 में से 400 जाएगा तो कितना बचेगा, 900। तो 3y बराबर कितना आ जाएगा, 900 बटा कितना आ जाएगा, 3, और ये जब इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा, 300। तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर गुणे में था, इधर गया तो बटे में, ये नहीं है, यहाँ नहीं लिखा जाए, तो y बराबर कितना आ गया, 300। तो हमने इसका मान कितना लिया था, इसका मान x का मान कितना लिया था, 400, तो आया कितना, y का मान 300। इसको लिख देते हैं, दूसरा मान लेते हैं, यही वाला समीकरण, कौन सा, ये वाला। 3y बराबर 1300 माइनस x लेते हैं, x की वैल्यू ऐसी रखते हैं कि y का मान निकाला है। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ कितना ले लें कि वो 3 के डिविजिबल फॉर्म में है, 3 के
डिविजिबल फॉर्म में, तो x की वैल्यू हम 700 ले लेंगे। तो 700 जब लेंगे तो 700 में से जब 1300 में से जब 700 जाएगा तो कितना बचेगा, 600 और 300 कट जाएगा। तो यहाँ यही है विवेक आपका काम करता है, आपको लॉजिक बना देता है, लॉजिकल आपकी जो सोच है उसको लॉजिकल बना देता है, तर्कपूर्ण बना देता है कि आप तर्क करना सीख जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो y की मतलब किसकी वैल्यू लेना है, x की वैल्यू कितनी लेते हैं, x की वैल्यू हम ले लेते हैं कितनी लेते हैं, अभी बताए थे 700 ले लेते हैं। तो 1300 माइनस 700, तो 3y बराबर आ जाएगा, 1300 में से 700 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 600 बचेगा। कितना बचेगा, 600, और 3y बराबर कितना आ जाएगा, ये 600 बटे y बराबर कितना आ जाएगा, 600 बटे 3, और ये जब इससे घटेगा तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। कितना आएगा, 200। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसका मान 700 लेने पर इसका मान कितना आया, 200 आ गया। अब हम आते हैं अपने ग्राफ पर, क्या बनाना है हमको, ग्राफ। इसके बाद फाइनल सवाल है, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि आपको चीज़ें समझ में आए। वीडियो लंबा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। मान मिल गया है, मान को बना देते हैं। मान यहाँ क्या था, x और y था, और हमने पहले क्या लिया था, तो हमने x का मान लिया था 500, तो आया कितना था, आया था y का मान 400, यही मान था जो मिल गया था गलती से। आगे देखते हैं और ग्राफ बनाते हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं। इसमें देखिए सारे मान बड़े बड़े हैं, सारे मान क्या है, बहुत बड़े बड़े हैं, 400 है, 500 है, 300 है, 600 है, 700 है। तो इसका ग्राफ हम किस तरह बनाएंगे, बिल्कुल आसान है, वर्ग अंतरालों की संख्या बढ़ा देंगे, वर्ग अंतराल की संख्या बढ़ा देंगे। चलिए देखते हैं कैसे बढ़ाएंगे। और सबसे अधिकतम बिंदु कौन सा है, 700 इधर ही है, 700 इधर ही है। सबसे न्यूनतम कौन सा है, 300। तो न्यूनतम की चर्चा नहीं करते, अधिकतम वाली की चर्चा करते हैं। तो बना देते हैं पहले। और फिर एक चीज देखिए, सारे मान किसमें है, प्लस में है। सारे मान आपने देख लिया किसमें है, प्लस में। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस बनेगा, प्रथम चतुर्थांश में। तो केवल प्रथम चतुर्थांश को ही खींच लेते हैं, द्वितीय तृतीय चतुर्थ की चर्चा नहीं करते, केवल प्रथम चतुर्थांश खींच लेते हैं। यहाँ क्या होता है, x अक्ष होता है, और यहाँ क्या होता है, y अक्ष होता है। तो पहला समीकरण ये है, तो पहले समीकरण क्यों बनाते हैं, यहाँ पहले ले लेते हैं, यहाँ 0 होता है, और इसके आगे हम 100 का अंतराल ले लेते हैं। 100, देखो हमने क्या किया था, अंतरालों को बढ़ा देते हैं, अंतराल को बढ़ाएंगे तो ग्राफ आसानी से बन जाएगा। यहाँ 100 ले लेते हैं, यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ 400, यहाँ 500, यहाँ 600, और फिर यहाँ 700। इधर जाते जाते बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे बिल्कुल आसानी से बनेगा, ग्राफ पेपर पर बनाने पर बिल्कुल सही बनेगा आपका। फिर देखिए इधर 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600, और फिर 700। ठीक है, अब सबका मान रखना है, तो पहले समीकरण वाला करते हैं। पहले ये दूसरा वाला है। पहले समीकरण में x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, 500। x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, 500। तो 5 x अक्ष पर, x अक्ष कौन सा है ये, और y अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है, 400। तो इसको 400 वाला y अक्ष वाला इधर बढ़ाते हैं, और x अक्ष वाला 500 वाला इधर बढ़ाते हैं। दोनों कहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं। पहला बिंदु मिल गया, पहला बिंदु मिल गया। कौन सा मिला, x अक्ष वाला 500 कामा 400। दूसरे की पर आते हैं, दूसरा बिंदु कौन सा है, 700 कामा 300, मतलब x अक्ष पर 700, x अक्ष पर 700 कहाँ है, यहाँ है, और y अक्ष पर 300, ये यहाँ है। इसको बढ़ाते हैं ऐसे, और इसको बढ़ाते हैं y अक्ष पर कितना है, 300, y अक्ष वाला खींचिए, और x अक्ष पर 700, इसको खींचिए यहाँ पर, इसको बढ़ा देते हैं। ये कौन सा बिंदु मिल गया, और सारे को मिटा देते हैं। अब ये बिंदु उनको कौन सा मिला है, 700 कामा 300। हमेशा x वाला पहले, x वाला पहले, 700 कामा 300। अब यहाँ से पकड़ करके ऐसे लाइन खींच देनी है, ऐसे खींच देनी है, और यहीं पर एक जो समीकरण बना था उसको समीकरण यहाँ पर लिख देना है। समीकरण जो बना था वो मिट गया है गलती से, शायद बना था जो उसको लिख देना, आपको लिख देना है। समीकरण क्या बना था, हाँ तो वही समीकरण आपको लिख देना है। 700 और 300 समीकरण यही बना था शायद इस वाले में। समीकरण दूसरे वाले में क्या बना था, तो वो बना था x प्लस 2y, वो बराबर कितना बना था, 3900, बराबर 1300 बना था। ठीक है, दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा समीकरण भी बनाना, ये आपने देखा, और थोड़ा लंबा कर दीजिएगा, इसको भी काटें। फिर देखिए दूसरा समीकरण, दूसरे समीकरण का लेते हैं। तो इसमें x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, 400। x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, 400 पहले, तो यहाँ है 400, 400 को बढ़ाओ, और y अक्ष पर कितनी है, 300,
इसको बढ़ाओ, ये दोनों जहाँ काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 400 कामा 300। पहले एक्स अक्ष वाले ही लिखेंगे 400 कामा 300, तो ये बिंदु मिल गया दूसरे समीकरण के लिए। फिर तीसरा समीकरण दूसरा क्या है 700 कामा 200, मतलब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है 700 और वाई अक्ष पर चली गई कितनी दूरी है 200। ये दोनों दिखाएंगे, ये दोनों तो ये आगे काटेंगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ कौन सा बिंदु मिला 700 कामा 200 और इसको भी मिलाते हुए देखा ऐसे ऐसे खींचेंगे, इसको मिलाते हुए। जब आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे आपका एकदम सही बनेगा, केवल हम रफली बता रहे हैं, रफली बता रहे हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ग्राफ पेपर पर याद करेंगे तो बिल्कुल चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आपको ग्राफ पेपर पे बनाने में कठिनाई होती है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, तो हम अगले वीडियो में बाकायदा ग्राफ पे बना के आपको चीज़ें दिखा देंगे। अगर आपको कठिनाई होती है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो ग्राफ पर भी हम आपको बना के दिखा देंगे। ये 700 कामा 200 और ये जो हमारा समीकरण बना था, तो ये कौन सा समीकरण था, ये बना था हमारा दूसरा वाला एक बल्ले का, मतलब एक बल्ला और 3 गेंद मतलब 3 वाई और बराबर कितना बना था 1300 वाई। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आते हैं इसके फाइनल सवाल पर और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।